हाय दोस्तों, वेलकम टू सनू रियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लार्जेस्ट के लिए ये न्यूज़ बहुत स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये। लार्जेस्ट वालों के लिए ये अपडेट बहुत बड़ी है। तो इस न्यूज़ को पूरा सुने और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ऐसे ही अपडेट आती रहती हैं सनू रियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहना, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी न्यूज़ आए, जो भी अपडेट आए, लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती हैं। तो दोस्तों, आज लार्जेस्ट की बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको पूरा सुने और बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सभी साथी अपनी जिज्ञासा यानी जानने की जो इच्छा है उसको मन में दबाए। पिछले 4-5 दिन से इंतजार कर रहे हैं कि पांचाल जी ने अपने लार्जेस्ट के मैटर में अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं, जबकि मामले में अभी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत थी। तो साथ ही अपना जो पिछला 3 से 4 दिन का जो कार्यकाल रहा बड़ा ही व्यस्त था। इस कार्यकाल ने मतलब सबसे बड़ी इस कार्यकाल में मुख्य बात यह थी कि आपका जो मामला है उसको मेरिट ऑफ केस में बनाना। क्योंकि मेरिट ऑफ केस में इसलिए बोलूंगा क्योंकि हारी बाजी को जीतना बड़ा मुश्किल होता है, और असली धुरंधर और असली काउंसिल मैं उसी को मानता हूं जो सैकड़ों बार हारे हुए मुकदमे को भी जीत सके। ये ही होती है असली एडवोकेट की पहचान। सीधी सीधी बात है, न्याय को न्याय की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए लोगों को उनका हक दिलाना असली न्याय की पहचान है। तो साथियों, इसी टॉपिक पे हम काम कर रहे थे पिछले 3 दिन से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एडवोकेट के साथ बैठक, और इसका निर्णय मैं आपको बता देता हूँ। सभी के मन में जो अब तक भय उत्पन्न हो गया था, जो कि 12 जुलाई को हमने गलती कर दिया कि कैसे भी करके मामले को स्थितिगत करवाया जाए, वो गलती हमारे को आखिर तक शायद नुकसानदेह साबित होगी। लेकिन चलो कोई नहीं, उससे अभी साइड हट के बात करते, क्योंकि अगर अगले आने वाली जो सुनवाई है जब उसमें हमें जाना है तो उसमें पूरी तैयारी के साथ हमें जाना है। साथियों, पिछले 3 दिन से जो हमारा काम चल रहा था वो काम चल रहा था कि आप जो साथी लार्जेस्ट का लाभ न लेकर रिटायर हो गए हैं, लार्जेस्ट का लाभ नहीं मिला और रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने लार्जेस्ट के तहत अप्लाई किया था, तो ऐसे साथियों को भी इनिशियल ग्रेड पे रेलवे ने रिटायर कर दिया। सीधी बात है, यदि वो इनिशियल ग्रेड पे मिनिमम ग्रेड पे कम से कम ग्रेड पे अगर वो रिटायर होगा तो उसके वेतन में भी कमी आएगी। अगर उसका मूल वेतन में कमी आएगी तो जाहिर ही बात है उसको आगे आने वाले समय रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में भी नुकसान होगा, और वो पेंशन में नुकसान तब तक रहेगा जब तक वो मृत्यु के आघोष में नहीं चला जाता। अंतिम क्षणों तक, यानी जब तक वो जिएगा तब तक उसको पेंशन मिलेगी, और वो तब तक उस नुकसान को झेलता रहेगा। और उसको मालूम चलेगा कि मेरे साथ वाला जिसने लार्जेस्ट के तहत अप्लाई ना करके वो आज मेरे से ज्यादा पेंशन ले रहा है और मैं कम ले रहा हूं। और कहीं ना कहीं यही जो बातें हैं कर्मचारियों को आपस में बांटने का काम करती हैं, एक दूसरे को घिनता की दृष्टि से देखती हैं। तो साथियों, 3 दिन से अलग अलग डिवीजन के रिटायर्ड ऑफिस सुपरिटेंडेंट को इकट्ठा करके आप लोगों की जो कैलकुलेशन निकाली है, उस कैलकुलेशन को मैं 3 दिन में इकट्ठा कर पाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो इस कैलकुलेशन से हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में ये चीजें हमें कोर्ट में सबमिट करनी थी, और ये कल 15 तारीख को सबमिट हो पाई। और कल मुझे जैसे ही विश्राम मिला, आज सुबह मैं आपको अपने शब्दों से या फिर आने वाले आपके केस में जो मुख्य बिंदु हैं उन पर मैं चर्चा के लिए उपस्थित हो गया। साथ ही इसमें अच्छी बात यह है कि यदि कोई कर्मचारी, क्योंकि रेलवे का ये नियम है, केंद्र सरकार का जो नियम है, जिस ग्रेड पे भर्ती होता है तो उस विभाग में कार्य करने के दौरान या उसी कैडर में काम करने के बाद या उसी कैटेगरी में काम करते समय
यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसका लास्ट ग्रेड पे क्या होना चाहिए? I mean, जैसे कि मैं अगर 1800 पे भर्ती हूँ और ट्रैकमैन में ही रह के रिटायर हो जाता हूँ तो मेरा जो लास्ट ग्रेड है वो 2800 है, तो मुझे 2800 ग्रेड पर भी ही रिटायर होना चाहिए। लेकिन क्या किया गया है आपके साथ सबसे बड़ा अन्याय, लोगों को 1800-1900 पे रखते हुए 1800-1900 पे रखते हुए 2800 न देकर केवल उसी ग्रेड पर, मिनिमम ग्रेड पे रिटायर कर दिया। इस ग्रेड से वेतन में भी नुकसान हुआ और आने वाले समय में जो उनको मिल रहा पेंशन या मिलेगा जो पेंशन, उसमें भी लगातार उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरा दोस्तों, जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करना सीधी सीधी बात है, किसी के साथ एग्रीमेंट हो जाना, और वो एग्रीमेंट आपका ये सिद्ध करता है कि आपने लार्जेस्ट के तहत अप्लाई किया तो आपने नुकसान झेला। ठीक, तो ये कुछ 2-3 अहम बिंदु हैं जिनके बेसिस पे आपका मामला टिका हुआ है और टिकेगा। तीसरी बात है 27/10/2017 जो है टर्मिनेशन का डेट है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे भी इस देश में बहुत सारे केस हैं जो 27/10/17 से पहले रिटायर हो गए हैं और जिसके बच्चों ने भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ली है, तो क्या उनके लिए कभी रेलवे ने सोचा कि इनको जॉब क्यों नहीं देनी चाहिए, उनको जॉब क्यों नहीं मिली, जबकि स्कीम तो 27/10/17 को बंद हुई है। तो साथियों, अब आता है नेक्स्ट बिंदु अपना दोस्तों ये है, बहुत सारे साथियों का बोलना है कि श्रीमान जी कि जैसे ही हमारे जज साहब का नाम उन्होंने दिखाई दिया जो आने वाले समय में मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे, उदय उमेश ललित जी, उनके बारे में विचारधारा काफ़ी सारे लोगों की गलत है। और मैं मानता हूं आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले जो काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट में केस गए उनके बेसिस पे कंसीडर के ऑर्डर भी देने वाले हमारे माननीय न्यायाधीश श्री उमेश ललित जी हैं। ठीक है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। तो साथियों, आपको ध्यान होगा कि यदि तुम किसी चीज़ को लेके कोर्ट में पहुंचते तो कोर्ट में आपको सबसे बड़ी बात जो होती है वहाँ के सर्कुलर, यानी विभाग के खिलाफ खड़े हो तो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने सर्कुलर हैं उनको चैलेंज करना पड़ता है। आप मेरा प्रेस नोट देखेंगे, उसको स्टडी करेंगे तो उसमें मैंने जो जजमेंट है उसको, जो रेलवे के सर्कुलर है उनको चैलेंज किया हुआ है, और यही चैलेंज आपको न्याय दिलाएगा, मजबूर कर देगा सोचने पे। ठीक है, तो जब तक फैसला नहीं आता या फिर केवल चेहरा देख लेने से वो आदमी आपके लिए गलत हो सकता, हमारे लिए नहीं। अभी दुविधा मेरे सामने ये आ रही है, मैंने ग्रुप में तो मैं खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन व्हाट्सएप पे किसी ने पर्सनली एक मैसेज सेंड किया, जो साथी मतलब अपने टीम का हिस्सा नहीं है, उनके द्वारा कुछ कमेंट ऐसे आए कि पांचाल जी हमारे पास तो आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया लोगों का। तो उनको मेरा स्टेटमेंट ये है, देखो कुछ साथी मुझे बोल रहे हैं कि टॉप 10 एडवोकेट फलाना फलाना, तो मेरा मानना तजुर्बा ये दोस्तों, जिस व्यक्ति ने मेरे को आपके लिए पांचाल मसीहा हो सकता है और पांचाल के लिए उसका लीगल टीम मसीहा है, और उस लीगल टीम के लिए जो जिस जज ने फैसला देना है वो उसका मसीहा है, और उससे भी ऊपर बैठा है कौन? भगवान, अल्लाह, देवता। तो सबका मसीहा कौन है? ऊपर वाला है। तो आपकी दुआएं, आपकी जब चिट्ठियां वहां तक पहुंची हैं तो आप दुआ उनसे कीजिए कि आप सभी के दिमाग को बदल दे और आपकी सालों साल की जो मेहनत है वो रंग लाए। अब उन साथियों को मैं जवाब देना चाहता हूं जो साथी बोल सकते हैं कि सर हमारा आंकड़ा बड़ा है। अरे भाई, अगर आंकड़ा अपना बड़ा होता ना, तो अगर आज भी मैं मानता हूं आंकड़ा बड़ा है, तो मैं सभी को 18 तारीख से पहले संडे के दिन जंतर मंतर पे मैं इनवाइट करता हूं। ठीक है, आप आंकड़ा बड़ा है, अगर 400 लोगों का आंकड़ा, तो 400 लोग कृपया वहां जंतर मंतर पहुंचे। आपको अगर 400 लोग उपस्थित हुए तो मैं समझूंगा कि आपके द्वारा बोला गया स्टेटमेंट एकदम सत्य है। दूसरी बात, जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं कृपया उनको अपने मुद्दे से डाइवर्ट ना करें, क्योंकि मैं वही पांचाल हूं जिसके ऊपर लोग कई महीनों से विश्वास बनाए हुए हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि आज से पहले जो मुकदमे लड़े गए उसमें और हमारे में जो अंतर था, वो अंतर ये था कि हमने अपने काम को कभी छिपने नहीं दिया, हमने पब्लिक के बीच रह के काम किया। ठीक है, प्रत्येक जगह ऑडियो क्लिप मोटिवेशन, लोगों को जो है वो सच्चाई बताना, ऐसा काम हमने किया और उसका आज नतीजा आपके सामने है। क्योंकि उसी की वजह से हम अपने स्टैंड पे खड़े हुए हैं और अभी दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। यदि आज भी किसी को लगता है कि हम फेस वैल्यू वाले एडवोकेट को खड़ा करना चाहिए,
तो मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या वो मौका आज से पहले आपके पास नहीं आया? क्या जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए उनके पास वो मौका नहीं था या नहीं? इतना जवाब था। जो व्यक्ति आज गलत कमेंट लोगों के ऊपर कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, उससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हाँ, उससे कहीं ना कहीं आप मेरे को आपके मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हो। पिछली 12 तारीख की जो बैठक हमने रखी थी, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले गूगल मीट से, उसमें मैंने देखा कि हमारे बीच में वो साथी भी मौजूद थे जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनके भी विचार मैंने जाने और उनकी भी स्टेटमेंट यही थी कि कैसे भी करके सर डेट को एक्सटेंड करवाने का काम किया जाए ताकि मामला थोड़ा स्थितिगत हो जाए, तो हमारे को गुंजाइश या राहत मिल सकती है। तो उनके भी विचार को मैंने इंप्लीमेंट किया। तो इसका संकेत क्या है कि जो साथी अपनी टीम का हिस्सा नहीं है, उनकी भी नजरें हमारे केस के ऊपर टिकी हुई हैं, उनकी भी हार्ट बीट और उनका भी दिल ये चाहता है कि कैसे भी करके हम इस मुकदमे को जीत लेवें ताकि हम अपने आप में दोबारा से रोजगार हासिल कर सकें। तो साथियों, जितने मुंह रहेंगे उतनी बातें रहेंगी, ठीक है। ये तो किसी का पकड़ा मुंह नहीं पकड़ा जा सकता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ मेरे 2-4 जो संकेत ये थे कि फिलहाल जो हमारा लीगल टीम है एकदम रेडी है। अगर पहली दफ़ा जो हमने 12 जुलाई की जो सुनवाई थी उसमें मैम के डायरेक्शंस पे अगर काम कर लिया होता तो शायद आज हम दूसरी तारीख में अपना निर्णय भी ला सकते थे, लेकिन हमारी गलती ये रही कि हमने मैम का विड्रा करवा दिया और उस विड्रा की वजह से आज हमारे सामने एक महान समस्या खड़ी हो गई, वो सिर्फ सीनियर काउंसिल को लेके। लेकिन कोई बात नहीं, खुशी अपने को इस बात की है कि उन्हीं की बदौलत है कि आज भी जितने व्यूज हैं, जितने पॉइंट हैं, ये ड्राफ्ट किया हुआ मैटर ये सारा अपने को मिल चुका है और इसी के बेसिस पे आपका मुकदमा जारी रहेगा, ठीक है। और लोग ये ना सोचे कि ये मामला डिसमिस होगा, हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ, बाकी लोगों की तरह एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर ये केस डिसमिस होगा। वो एस्ट्रोलॉजर क्यों? अगर इतने ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं कि भविष्यवाणी कर सकते हैं तो इस देश में लोगों को जज की आवश्यकता नहीं है भाई। फिर तो कल देश में आपातकालीन स्थिति कब पैदा होगी भाई, कौन कौन केस जीतेगा, जो हारने वाला फिर वो कोर्ट ही नहीं जाएगा। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर, ऐसे भविष्यवाणी करने वाले लोगों से बच के रहें जो ये बोलते हैं कि हम हारेंगे। यदि हारना ही है तो ऐसा कौन पागल व्यक्ति है जो हारने के लिए मुकदमा फाइल करता है कोई? आप लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, क्या हारने के लिए गए थे? नहीं ना। तो इन बेतुकी बातों को, बेसलेस बातों से दूर रहें। क्यों? क्योंकि हमारा मोटिव आज भी आपको नौकरी दिलाना है और वो हम लास्ट अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ते रहेंगे। और जो आज की कोशिश है वो ये कोशिश है कि 18 जुलाई को हम बहस के लिए तैयार हैं, ठीक है। और वो सीधा सीधा मुद्दा ये रहेगा कि हमें जंग में उतरना है तो उतरना है, हम आपको न्याय दिला के छोड़ेंगे। तो बाकी साथियों से ज़रा बच के रहें। बच के इसलिए रहें क्योंकि उन साथियों को आपको कटु जवाब इस वजह से देना है कि पांचाल हमारे घर नहीं गया, पांचाल हमारे को बुलाने नहीं गया, हम अपनी स्वेच्छा से गए हैं, अपनी इच्छा से गए हैं। हमारे को एक उम्मीद की किरण नजर आई इसलिए हम गए हैं, ठीक है। उसने कम से कम हमारे लिए कोशिश की, इतना बहुत है। और यदि आज भी, मैं एक बात और बोल देता हूँ, यदि किसी के मन में कोई खोट है या किसी के अंदर कोई शंका है इस मामले को लेकर, तो उसके लिए स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन है। मैं, यदि आप बोलोगे आज, यदि लोगों की भविष्यवाणी ये कहती है कि केस डिसमिस होगा, तो क्यों ना हम इस केस को सरेंडर कर लें। इसके ऊपर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि लोगों का विचार क्या है। हम इससे पीछे हट जाते हैं अगर हमको केस ही हारना है तो, और क्या करें। यदि आपको लगता है कि टॉप 10 एडवोकेट के, जिसका आप महान महान व्यक्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को बोलो ना जो कमेंट कर रहे हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा नहीं, कि भाई टॉप 10 एडवोकेट को ले आओ। मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं। चैलेंज इस बात का है कि यदि टॉप 10 एडवोकेट आने के बाद भी ये केस डिसमिस होगा तो उसका जवाब कौन देगा? सवाल मेरा ये है। तो दोस्तों, मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए टॉप 10 वही है, टॉप 10 वही है जिसकी वजह से आज हम वहां तक पहुंचे हैं। और आज हम उसको साइड में करके किसी और को वैल्यू दें, उसको तवज्जो दें, वो सही नहीं है। पहली हमारी गलती यही है कि हमने उसका विड्रा करवा दिया, और उसका विड्रा करवाना
सबसे बड़ा गुनाह हमने किया है, क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 3-4 महीने से केस के ऊपर फोकस बनाए हुए तैयारी कर रहा है, मैटर ड्राफ्ट करके दे रहा है, टाइमली आपके ऊपर प्रत्येक काम कर रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, इतनी आपके लिए हेडेक लिए हुए है, वो क्यों आपको न्याय दिलाना चाहता है? क्या उसको क्या लाभ है? ठीक है, तो सभी साथियों को मेरा अंतिम प्रणाम, और उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मेरी बातों से अवगत हो गए होंगे और बाकी सारे बातों को दरकिनार करके अपने मामले को फोकस करें। 18 जुलाई को डेफिनेटली आपकी सुनवाई, और 18 जुलाई को हम इस जंग में एक नया मोड़ लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।